सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत भी हम कक्षा 11 से करते हुए गणित में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे और बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स पार्ट को पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में मैट्रिसेस पार्ट की शुरुआत करेंगे आज, यानी आव्यूह पार्ट को पढ़ेंगे। और आज के एपिसोड में सबसे आखिरी में हम बायोलॉजी में मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एक बार फिर याद दिला दूं, एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सभी पार्ट को पढ़ना है और गणित के ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। इसी को हम अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तथा तत्समक यानी आइडेंटिटीज। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स तथा दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल यानी डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे आई की घात यानी पावर ऑफ आई और आखिर में हम देखेंगे एक ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल यानी द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल से। तो सबसे पहले हमने ली दो सम्मिश्र संख्याएं यानी Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b तथा Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। जब हमने इन दोनों को गुना किया तो हमें प्राप्त होता है a प्लस आयोटा b गुना c प्लस आयोटा d। इसको आगे हल करेंगे कैसे बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम करेंगे a का गुना c से यानी हमें मिलेगा ac। फिर हम करते हैं a का गुना आयोटा d से तो मुझे मिलता है आयोटा ad। फिर हमने जब गुना किया आयोटा b को c से तो हमें मिलता है प्लस आयोटा bc। फिर हमने किया आयोटा b को गुना आयोटा d से तो हमें मिलता है आयोटा b गुना आयोटा d। बच्चों, यह समझने वाली बात ये है कि अब ये जो समीकरण है इसको कैसे हल करना है। तो जब आपने इस समीकरण को देखा, सबसे पहले आयोटा AD और आयोटा BC, इसमें आप देख सकते हैं आयोटा उभयनिष्ठ है। तो सबसे पहले हम आयोटा को बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे BC प्लस AD। ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा आयोटा B गुना हो रहा है आयोटा D से। अब आयोटा जब आयोटा से गुना होता है तो वह बनाता है आयोटा का वर्ग यानी आयोटा स्क्वायर, जिसका मान है -1। तो जब -1 b d से गुना होगा तो हमें कुछ इस प्रकार का संबंध प्राप्त होगा AC माइनस BD। इसी के साथ हमने देखा जब दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणनफल किया गया तो हमें मिला AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। इसी को बच्चों समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से। आपके सामने दो सम्मिश्र संख्याएं दी गई हैं 3 प्लस 5 आयोटा और 2 प्लस 6 आयोटा। इनका जब हमने गुना किया तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे जैसे
हमने पिछले उदाहरण में किया था। सबसे पहले 3 को हम करेंगे 2 से गुना, तो हमें प्राप्त होता है 3 गुना 2। फिर 3 को हम करेंगे आयोटा 6 से गुना, तो हमें प्राप्त होता है आयोटा 3 गुना 6। फिर आयोटा 5 को हमने जब 2 से गुना किया तो हमें प्राप्त होता है आयोटा 5 गुना 2, और आयोटा 5 को जब आयोटा 6 से गुना किया तो हमें प्राप्त होता है आयोटा 5 गुना आयोटा 6। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमने देखा आयोटा 3 गुना 6 के साथ भी है और आयोटा 5 गुना 2 के साथ भी है, यानी यह दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आयोटा को यदि मैं बाहर ले लूं तो मुझे प्राप्त होता है ब्रैकेट में 3 गुना 6 जमा 5 गुना 2। इसी के साथ आगे बढ़े तो हमने देखा आयोटा 5 और आयोटा 6 इनका गुणन करने पर हमने देखा कि आयोटा का जो वर्ग होता है वह -1 यानी ऋणात्मक 1 होता है। ऋणात्मक 1 जब 5 गुना 6 से गुना होता है तो वह बनाता है कुछ इस प्रकार का संबंध, तो 3 गुना 2 माइनस 5 गुना 6। आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा हल करने पर 3 गुना 2 होगा 6 माइनस 5 गुना 6 होगा 30। क्योंकि बड़ी संख्या के सामने ऋणात्मक चिन्ह है तो 30 में से 6 को घटाया जाएगा और चिन्ह जो है वह भी ऋणात्मक रहेगा। काल्पनिक भाग की चर्चा करते हुए हमने देखा 3 गुना 6 होता है 18 तथा 5 गुना 2 होता है 10। 18 और 10 को जोड़ा गया तो हमें जो प्राप्त होता है वह है -24 प्लस 28 आयोटा। इसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ विशेष तथ्य। सम्मिश्र संख्याओं के गुणन की संक्रिया में निम्नलिखित प्रगुण होते हैं। सबसे पहला नियम है संवरक नियम। इसमें कहा गया है जब भी आप दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल लेते हैं तो परिणाम स्वरूप आपको जो भी संख्या प्राप्त होती है वह भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। इसी के साथ चलिए बच्चों देखते हैं अगला नियम, क्रम विनिमय नियम यानी द कम्यूटेटिव लॉ। इसमें कहा गया है यदि आप दो सम्मिश्र संख्याएं लेते हैं Z1 और Z2 तो इन दोनों का जब आप गुणनफल लेते हैं तो या तो आप Z1 के साथ Z2 को गुना करें या क्रम बदलकर पहले Z2 को रखकर उसको Z1 से गुना करें। दोनों ही स्थितियों में जो परिणाम में आपको सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी वह एक जैसी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला नियम, साहचर्य नियम यानी द एसोसिएटिव लॉ। इसमें कहा गया है कि इन तीन सम्मिश्र संख्या जैसे Z1, Z2, Z3 यदि आप लेते हैं, आप पहले Z2 और Z3 का गुणनफल ले लीजिए, उसके बाद उसको गुना कीजिए Z1 से, या फिर आप पहले Z1 और Z2 का गुणनफल लीजिए और उसको गुना कीजिए Z3 से। दोनों ही स्थितियों में आपको जो परिणाम में संख्या प्राप्त होती है वह एक ही जैसी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला नियम, गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें कहा गया है कि कोई भी सम्मिश्र संख्या जो इस रूप में है 1 + 0 आयोटा, इसको हम 1 से दर्शाते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि शून्य जब किसी भी संख्या के साथ गुना किया जाता है तो उसका कोई मान्य नहीं रहता, वह उसको शून्य बना देता है। यह जो है एक, इसको हम गुणात्मक तत्समक अथवा एकल सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं, जिससे कि हमें यह प्राप्त होता है कि कोई भी सम्मिश्र संख्या Z ले लीजिए, उसको जब आप एकल सम्मिश्र संख्या या फिर गुणात्मक तत्समक के साथ गुना करते हैं तो परिणाम में आपको वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। अगला नियम है गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें हमने देखा प्रत्येक शून्येतर सम्मिश्र संख्या Z = A + आयोटा B, जहां पर A और B दोनों ही शून्य नहीं हो सकते। इसके लिए हमें एक और सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है A/A² + B² + आयोटा -B/A² + B², यानी 1/Z। 1/Z को बच्चों हम Z के ऊपर -1 की घात दिखाकर दर्शा सकते हैं। यह हमें प्राप्त होती है जिसको हम Z का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, यानी जब भी आप किसी सम्मिश्र संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम के साथ गुना करेंगे तो आपको उत्तर में गुणात्मक तत्समक प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों,
इसी के साथ अगला नियम हम देखेंगे बंटन नियम यानी द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें अगर आप 3 सम्मिश्र संख्याएं लेते हैं Z1, Z2 और Z3, सबसे पहले आपने क्या किया, Z1 को गुना किया है Z2 और Z3 के योगफल से। तो पहले आप Z1 को Z2 से गुना करेंगे, फिर योग लेते हुए Z1 को Z3 से गुना करेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि Z1 और Z2 के योगफल के साथ आप Z3 को गुना करते हैं तो पहले Z1 Z3 के साथ गुना होगा, फिर जमा करते हुए Z2 जो है वह Z3 के साथ गुना होगा। इस नियम को हम बंटन नियम के नाम से जानते हैं। इसी के साथ बच्चों बढ़े चलते हैं हम अगले बीजगणित की तरफ, 2 सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ हमने 2 सम्मिश्र संख्याएं ले ली, Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। तो हमने देखा कि Z1 अपॉन Z2 यानी Z1 बटे Z2 भागफल इसी प्रकार लिया जाता है। यदि मैं Z1 को बाहर ले लूं तो मुझे ब्रैकेट में प्राप्त होता है 1 बटा Z2। अब मैं Z1 और Z2 में दोनों के मानों को डाल देती हूँ, a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। तो कुछ इस प्रकार का समीकरण हमारे सामने आता है। अब इस समीकरण को जब हम आगे हल करते हैं बच्चों तो हमने देखा नीचे जो है किसी भी सम्मिश्र संख्या में नीचे आयोटा नहीं रहना चाहिए। तो इसी के लिए हम सिर्फ नीचे से आयोटा तो हटाने के लिए गुना नहीं कर सकते हैं, तो हमें अंश तथा हर दोनों में ही ऐसी संख्या से गुना करना पड़ेगा कि नीचे का जो है आयोटा वह हट जाए। तो मैंने अंश तथा हर को c माइनस आयोटा d के साथ गुना कर दिया। दोनों ही को गुना करने के बाद मुझे प्राप्त हुआ c प्लस आयोटा d गुना c माइनस आयोटा d। बाकी का समीकरण वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे बढ़े तो हमने देखा c प्लस आयोटा d और c माइनस आयोटा d को गुना करने पर हमें एक सर्वसमीका याद आती है a प्लस आयोटा d और a माइनस आयोटा d यानी a प्लस b और a माइनस b। इनका गुना करने पर हमें प्राप्त होता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक वही यहाँ हुआ है c स्क्वायर माइनस आयोटा d का होल स्क्वायर। इसको हल किया तो हमने देखा कि पूरा समीकरण वैसा ही रहेगा, केवल आयोटा d का जो होल स्क्वायर है वह टूट जाएगा और बच जाएगा आयोटा का स्क्वायर और d का स्क्वायर। इसी समीकरण के साथ हम आगे बढ़े तो हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, यानी -1 जब माइनस के साथ गुना हुआ तो वह प्लस बन गया। तो समीकरण कुछ इस प्रकार का हो गया a प्लस आयोटा b गुना c माइनस आयोटा d बटे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए इसी को समझ लेते हैं एक उदाहरण की सहायता से। 2 सम्मिश्र संख्याएं दी गई है, Z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। इसको जब हमने हल किया ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे अभी आपको पीछे मैंने समझाया था बच्चों। Z1 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचता है 1 अपॉन Z2 यानी 1 बटा Z2। अब हमने इसमें इसके मान डाल दिए। अगला क्या कदम था बच्चों? अगला कदम ये था कि हमें नीचे से आयोटा को हटाना था। उसके लिए मैंने अंश तथा हर में 2 प्लस आयोटा इससे मैंने गुना कर दिया। अंश और हर दोनों में ही गुना करने के बाद मुझे प्राप्त होता है 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा दोनों गुना हो जाएंगे और बाकी का समीकरण वैसा का वैसा ही रहेगा। 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर जो होता है वह होता है -1, तो -1 ये माइनस के साथ गुना हो जाएगा तो मुझे कुछ ऐसा समीकरण प्राप्त होगा 6 प्लस 3 आयोटा गुना हो रहा है 2 प्लस आयोटा बटे 4 प्लस 1 से। बच्चों 4 कैसे आया? हमने वहां 2 का स्क्वायर लिया था। इसी के साथ जब आगे बढ़े तो देखा 6 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा बटे 5 यानी 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। आगे बढ़े तो हमने इन दोनों का गुना कर लिया। गुना करने पर मुझे प्राप्त होता है 9 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, यानी इसी के साथ हमारा यहाँ पर भागफल का जो विषय था वह समाप्त होता है। आगे हम बढ़े, हमने देखा i की घात यानी पावर ऑफ i। तो सबसे पहले हमने देखा i की जो घात है वह 3 दे रखा है, तो 3 को मैं 2 और 1 में खोल के लिख सकती हूँ। बच्चों आपने 6ठी या 7वीं कक्षा में घातों के बारे में पढ़ा होगा। i 2 और i 2 लिखने पर हमें यह प्राप्त हुआ कि आयोटा का जो स्क्वायर है उसका मान होता है -1
और आयोटा जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका गुना करने पर मुझे प्राप्त होता है माइनस आयोटा, यानी आई की पावर यदि मैं 3 लेती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है माइनस आयोटा। उसी प्रकार मैंने लिया आई की पावर 4 यानी आयोटा की पावर 4। इसको जब मैंने खोला तो मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वह होता है -1, तो -1 इंटू -1 मिलके बनता है 1, यानी आई की पावर जब 4 होता है तो उसका मान आता है 1। अगला है आई की पावर 5। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा के स्क्वायर का मान होता है -1, -1 का स्क्वायर लेने पर मुझे प्राप्त होता है 1, और 1 का जब मैं आयोटा से गुना करूं तो मुझे उत्तर में प्राप्त होगा आयोटा, यानी आयोटा की पावर यदि आप 5 लेते हैं तो वह आयोटा बनाती है। ठीक उसी प्रकार आयोटा की पावर जब आप 6 लेते हैं तो आप क्या लिखेंगे, इसको आयोटा का स्क्वायर होल का क्यूब, यानी -1 की पावर 3, जो आगे मिलके होती है -1। इसी के साथ बच्चों हमने यह प्राप्त किया कि सामान्य रूप से किसी पूर्णांक के लिए आयोटा की पावर 4k पर मान 1 आएगा, आयोटा की पावर 4k प्लस 1 पर मान आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 4k प्लस 2 के लिए मान आएगा -1, और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 के लिए मान आएगा माइनस आयोटा। इसी के साथ बढ़े चलते हैं अगले विषय की ओर, एक ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल। यानी हमें यह पता है कि आयोटा का स्क्वायर ले या माइनस आयोटा का स्क्वायर ले, दोनों का ही मान होता है -1, इसलिए -1 के 2 वर्गमूल हो जाते हैं, आयोटा और माइनस आयोटा। हमें पता है कि आयोटा जो होता है वो होता है √-1, तो हम ये देखेंगे कि आयोटा और माइनस आयोटा दोनों ही समीकरण x² + 1 = 0 के हल है, यानी x² = -1 के भी हल है। तो इसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़े। हमारा अध्याय समाप्त होने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे तत्समक यानी आइडेंटिटीज के बारे में। जब आप दो सम्मिश्र संख्याओं को लेते हैं Z1 और Z2, तो Z1 + Z2 का जब होल स्क्वायर लेंगे तो आपको मिलता है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 × Z2। अब देखते हैं बच्चों इसको हल करके ये होता कैसे है। सबसे पहले हमने देखा Z1 + Z2 का होल स्क्वायर, यानी Z1 + Z2 का गुना किया गया है Z1 + Z2 के ही साथ। गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ, पहले Z1 गुना होगा Z1 + Z2 के साथ, फिर Z2 गुना होगा Z1 + Z2 के साथ। आगे बढ़े तो हमने देखा बंटन नियम के उपयोग के पश्चात हमें प्राप्त हुआ Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z1 × Z2 प्लस Z2 × Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, Z1 Z2 और Z2 Z1 बात तो एक ही है, कैसे? क्रम विनिमय नियम से। तो इससे हमें प्राप्त होता है कि Z1 का जो स्क्वायर है और Z2 का स्क्वायर है वो वैसा ही रहेगा। Z2 × Z1 की जगह मैं Z1 × Z2 लिख सकती हूँ, यानी हमें प्राप्त होता है Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा परिणाम था। अगली कुछ तत्समक को देखते हैं। Z1 - Z2 का होल स्क्वायर दिया है, Z1 - Z2 का होल क्यूब दिया है, Z1 + Z2 का होल क्यूब दिया है तथा Z1 का स्क्वायर - Z2 का स्क्वायर दिया है। बच्चों ये सभी तत्समक जो है ये आपकी पुस्तिका में दे रखे हैं, आप इनको अभ्यास करके इनको हल करके देख सकते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, अब हम जैव अणु के बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती है जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती है।
प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसीन आदि। प्रोटीन सम बहुलक नहीं बल्कि विषम बहुलक होते हैं। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करता है। इनमें से कुछ पोषकों की कोशिका झिल्ली के होकर अभिगमन करने तथा कुछ संक्रामक जीवों से बचाने में सहायक होते हैं और कुछ एंजाइम के रूप में होते हैं। अब हम कुछ प्रोटीन और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। कोलेजिन, इसका काम है अंतरकोशिकीय भरण पदार्थ। ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। प्रतिजीव संक्रमितकर्ता से लड़ता है। ग्राही संवेदी ग्रहण जैसे सूचना, स्वाद आदि में मदद करता है। GLUT4 यानी GLUT4 ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन कराता है। अब मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बातें बताऊंगी। कोलेजिन पशुओं में दुनिया का सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। रिबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजन, रूबिस्को पूरे जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। प्रोटीन्स की संरचना। प्राथमिक संरचना। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा यानी C सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन की लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी रचना नहीं होती। ये लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी हुई होती है। वास्तव में प्रोटीन की लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां ही मिलती है। द्वितीयक संरचना। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी होती है। इन्हें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के रूप में जाना जाता है। ये स्थिर तय पैटर्न एक प्रोटीन का द्वितीयक संरचना बनाते हैं। तृतीयक संरचना। प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, जिसे प्रोटीन का तृतीयक संरचना कहते हैं। जैविक क्रियाकलापों में इनके आवश्यकता होती है। चतुष्क संरचना। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाइयों के समूह होते हैं। जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स या उपापकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? अम्ल अविलेय भाग में दूसरी श्रेणी के वृहत अणुओं की तरह पॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये पॉलीसैकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है। यह श्रृंखला सूत्र की तरह जैसे कपास के रेशे हो विभिन्न प्रकार एकल सैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। उदाहरणार्थ, सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसैकेराइड होता है जो एक प्रकार के मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज से बना होता है। सेलुलोज एक समबहुलक है। सेलुलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। पादप कोशिका कागज और रुई की भीति सेलुलोज की बनी होती है। इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक है। सेलुलोज का एक परिवर्तित रूप स्टार्च यानी मंड सेलुलोज से भिन्न है, लेकिन ये पादप उत्तकों में ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। मंड में द्वितीयक कुंडलीदार संरचना मिलती है। वास्तव में मंड में अणु इसके कुंडलीय भाग से जुड़े होते हैं। आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देते हैं। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है पॉलीसैकेराइड का, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये पॉलीसैकेराइड व पॉलीपेप्टाइड्स के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीव उत्तक या कोशिका का
वास्तविक वृहत आणविक अंश बनाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न प्रकार के रासायनिक घटकों से बना होता है: विषम चक्रीय यौगिक, मोनोसैकेराइड और फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट। न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन सार होते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, प्रतिस्थापित प्यूरिन है, तथा यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन, प्रतिस्थापित पिरिमिडीन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोज होती है या डीऑक्सीराइबोज होती है। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, यानी डीएनए, और जिसमें राइबोज मिलता है उसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, यानी आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूक्लियोटाइड में 3 भिन्न प्रकार के रासायनिक घटक होते हैं। पहला विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा मोनोसैकेराइड व तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आव्यूह। इस अध्याय को हमने 6 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूह की भूमिका तथा आव्यूह के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आव्यूह क्या होता है। तो दोस्तों, आव्यूह को इंग्लिश में हम मैट्रिसेस कहते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास, जिसे इंग्लिश में ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव यानी कि एलिमेंट्स अथवा प्रविष्टियां यानी कि एंट्रीज कहते हैं। इस स्टेटमेंट को सुनकर जाहिर सी बात है कि आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि आव्यूह होते क्या हैं। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं कि आव्यूह आखिर किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो फॉर्म दिख रहा है A = ये होता है हमारा मैट्रिसेस, जिसे हिंदी में हम आव्यूह कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में आपको जो ये -2, 5, 0, √5, 3, 6 दिख रहे हैं, ये सभी हैं आव्यूह के एलिमेंट्स यानी कि अवयव। तो जब आपने इसका एग्जाम्पल देखा तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये जो आव्यूह होते हैं ये संख्याओं या फलनों के एक आयताकार क्रम विन्यास होते हैं। दोस्तों, आव्यूह में हमें कुछ बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। आव्यूह में ये जो आपको क्षैतिज रेखाओं में आव्यूह दिख रहे हैं, ये होते हैं आव्यूह की पंक्तियां अर्थात रोज। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपको दिख रही हैं आव्यूह में, इसे हम कहते हैं आव्यूह के स्तंभ। इसी प्रकार से आइए एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमने लिया है मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह B का। इसमें जो आपको क्षैतिज रेखाओं में आव्यूह के अवयव दिख रहे हैं, ये हैं हमारे आव्यूह के पंक्तियां, और जो ऊर्ध्वाधर में दिख रहे हैं आपको आव्यूह के अवयव, ये हैं आव्यूह के स्तंभ। आशा करती हूँ कि इससे आपको आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ पहचानना आ गया होगा। तो दोस्तों, मैट्रिक्स के उदाहरण से अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि ये जो मैट्रिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है, अर्थात कितने रोज और कितने कॉलम है, क्या ये आप बता पाएंगे? तो ये आप बड़े ही आसानी से बता पाएंगे। ये जो आपका मैट्रिक्स है, इसमें 3 पंक्तियां तथा 2 स्तंभ है।
इसी प्रकार से स्क्रीन पर आपको जो ये दूसरा मैट्रिक्स दिख रहा है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ है। तो इस प्रकार से आप मैट्रिक्स की पंक्तियां और स्तंभ ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आव्यूह जो है वो गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है, जो कि हमारे कार्य को काफी हद तक सरल कर देता है, और ये आप इस अध्याय में सीखेंगे और फिर इसका प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम ये सीखेंगे कि आखिर आव्यूह को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं। मान लीजिए कि हम राधा तथा उसके 2 मित्रों फौजिया तथा सिमरन के पास की पुस्तिकाओं तथा कलमों की निम्नलिखित सूचना को व्यक्त करना चाहते हैं। राधा के पास 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलम है, फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएं तथा 2 कलम है, सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं तथा 5 कलम है। अब ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसे अगर हम मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसे हम किस तरह से लिख पाएंगे? तो सबसे पहले हम इस सूचना से देखते हैं कि हमारे पास क्या जानकारी है। तो हमारे पास जानकारी है पुस्तिकाएं और कलम की, जो कि राधा के पास है 15 तथा 6, फौजिया के पास है 10 तथा 2 और सिमरन के पास है 13 तथा 5। इसे जब आप आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी प्रकार से आप इस निम्नलिखित सूचना को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो जो दूसरा तरीका होगा वो ये होगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें कि क्षैतिज में आ जाएगी आपकी पुस्तिकाएं और कलम, और ऊर्ध्वाधर में आ जाएगी राधा, फौजिया तथा सिमरन। इन सभी की संख्याओं को जब आप प्रतिस्थापित करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का डेटा आएगा। अब इसे जब आप मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के रूप में निरूपित करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इस तरह दी हुई सूचना से आप उसे मैट्रिक्स के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि आव्यूह की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आव्यूह की कोटि होती क्या है। m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m क्रॉस n कोटि अर्थात ऑर्डर का आव्यूह अर्थात केवल m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई आव्यूह है जिनमें m पंक्तियां हैं तथा n स्तंभ है, तो उस आव्यूह की जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी m क्रॉस n, जिसे आप m क्रॉस n आव्यूह भी कहते हैं। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया है A, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आपसे ये कहा जाए कि इस मैट्रिक्स की ऑर्डर बताने को, तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि हमें ये देखना कि कितनी पंक्तियां हैं हमारे दी गई मैट्रिक्स में। तो इस मैट्रिक्स में दी गई जो पंक्तियां हैं वो है 1, 2, 3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पंक्तियां हैं तथा इस दी गई मैट्रिक्स में 2 स्तंभ है। तो यहाँ से हमारे आव्यूह की कोटि हमें प्राप्त हो रही है m क्रॉस n के माध्यम से 3 क्रॉस 2। तो इस दिए गए आव्यूह की कोटि हमें प्राप्त हुई है 3 क्रॉस 2। इसी प्रकार से हमने एक और आव्यूह का उदाहरण लिया, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो ये आप कैसे बताएंगे? ये भी आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं, पंक्तियां और स्तंभ की संख्या ज्ञात करके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कुल 3 पंक्तियां हैं तथा 3 स्तंभ है। तो आपके आव्यूह की कोटि यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगी वो होगी 3 क्रॉस 3। आइए अब हम सीखेंगे एक सामान्य आव्यूह में कि किस प्रकार से उसकी कोटि हम ज्ञात करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको एक m क्रॉस n आव्यूह दिख रहा है, जिसमें कि ये m क्रॉस n कैसे हुआ है? ये m क्रॉस n इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर m पंक्तियां हैं तथा n स्तंभ है। तो यहाँ पर हमारे जो मैट्रिक्स की ऑर्डर हम ज्ञात करेंगे वो हो जाएगा मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n, जहाँ पर हमारा जो i होगा वो 1 से बड़ा तथा बराबर होगा i के, और हमारा जो i होगा वो m से छोटा तथा बराबर होगा।
इसी तरह हमारा जो j होगा वो 1 से बड़ा तथा बराबर होगा j के, और जो हमारा j होगा वो n से छोटा तथा बराबर होगा। तो यहाँ पर aij से आपको क्या समझ आ रहा है? तो यहाँ पर aij हमारे iवीं पंक्ति और jवें स्तंभ में आने वाले अव्यय को कहा जा रहा है। हम इसे a का ijवां अवयव भी कह सकते हैं। किसी m क्रॉस n आव्यूह में अवयवों की संख्या mn होती है। आइए एक उदाहरण से aij वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हमने जो उदाहरण लिया है वो है, एक ऐसे 3 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मोड i घटा 3j द्वारा प्रदत्त है। यानी कि यहाँ पर हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो कि 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो, यानी कि उसके 3 रोज तथा 2 कॉलम हो, और उसका जो एलिमेंट है aij वो यहाँ पर हमें डिफाइन किया गया है 1/2 मॉड i - 3j। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में हमारा जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है कि 3 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना करना, अर्थात उसे कुछ इस प्रकार से निरूपित करना। तो 3 क्रॉस 2 में जाहिर सी बात है कि उसके जो अवयव होंगे वो होगा a11, a12, a21, a22, a31, a32। तो अब हम एक एक करके हमारे इन सभी एलिमेंट्स का मान ज्ञात करेंगे और फिर इसे प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे कि हमारा 3 क्रॉस 2 आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो आइए aij के माध्यम से ज्ञात करते हैं हम a11, a12, a21, a22, a31, a32। तो यहाँ पर जो हमारा aij दिया हुआ है वो है 1/2 मॉड i - 3j, जहां पर हमारा i होगा 1, 2, 3 और j होगा 1, 2। तो जब हम यहाँ पर इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा a11 इज इक्वल्स टू 1/2 मोड 1 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह हमें a12 मिल जाएगा 1/2 मोड 1 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 5/2। इसी तरह जब आप ज्ञात करेंगे a21 तो आपको मिलेगा 1/2 मोड 2 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2। इसी तरह से आपको a22 मिल जाएगा 1/2 मोड 2 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह से आपको a31 मिल जाएगा 1/2 मोड 3 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड a32 which is equals to 1/2 mod 3 - 3 multiplied by 2 which is equals to 3/2। तो देखा आपने कि किस तरह आप aij के माध्यम से सभी एलिमेंट्स ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम इन्हें प्रतिस्थापित करेंगे हमारे अभिष्ट आव्यूह में। तो हमारा अभिष्ट आव्यूह हमें प्राप्त होगा a is equals to 1, 5/2, 1/2, 2, 0, 3/2। तो यही हमारा है 3 क्रॉस 2 आव्यूह जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आव्यूहों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे मैट्रिसेस के टाइप्स। हमारा जो सबसे पहला टाइप होगा मैट्रिक्स का वो है स्तंभ आव्यूह, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है मैट्रिक्स का, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है। तो दोस्तों, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें केवल एक स्तंभ है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्तंभ आव्यूह है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रकार के आव्यूह की ओर, जो कि है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का उदाहरण हमने एक स्क्रीन पर लिखा है, जिसको देखकर आपको क्लियर हो रहा होगा कि पंक्ति आव्यूह क्या होती है। तो दोस्तों, एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। तो जाहिर सी बात है, देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें केवल एक पंक्ति है, तो ये हमारा हो गया पंक्ति आव्यूह। हमारा अगला मैट्रिक्स है वर्ग आव्यूह। स्क्रीन पर आपको हमने एक एग्जाम्पल दिया है मैट्रिक्स बी का। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ
से आपको इसका तात्पर्य समझ आएगा कि एक आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। यानी कि वैसे आव्यूह जिनमें पंक्ति की संख्या जो होगी वो स्तंभ की संख्या के बराबर होगी, वो होगा हमारा एक वर्ग आव्यूह। इस एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, यानी कि ये जो आव्यूह है ये एक वर्ग आव्यूह है। इसी प्रकार से हमारा जो अगला आव्यूह है वो है विकर्ण आव्यूह। स्क्रीन पर आपको हमने एक उदाहरण दिखाया है विकर्ण आव्यूह का, जिससे कि ये स्पष्ट हो रहा है कि एक वर्ग आव्यूह B = Bij m × n विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी आव्यूह शून्य होते हैं। यानी कि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनमें उसका डायगोनल के अलावा सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। इसी के साथ हमारा अगला जो टाइप है वो है अदिश आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्क्रीन पर आपको एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमने दिखाया है, जिससे कि ये आपको पता लग रहा होगा कि एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसके डायगोनल्स के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी इक्वल हो। इसी प्रकार से हमारा जो अगला मैट्रिक्स का टाइप है वो है तत्समक आव्यूह, जिसका कि एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाता है। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक आव्यूह। इसके बाद हमारा जो आव्यूह है वो है शून्य आव्यूह, जिसका कि एग्जाम्पल आपको हमने स्क्रीन पर दिखाया है, जिससे कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि एक आव्यूह शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है यदि इसके सभी अवयव 0 होते हैं। यानी कि शून्य आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसके सभी एलिमेंट्स अर्थात अवयव 0 होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं कुछ आव्यूहों के प्रकार जो कि अभी आपने सीखा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आव्यूहों की समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो आव्यूह A = Aij तथा B = Bij समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के होते हो तथा A के प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो, अर्थात A तथा B के सभी मानों के लिए Aij बराबर होगा Bij के 2। जैसा कि आपको यह स्टेटमेंट से समझ आ रहा होगा कि दो आव्यूह तब समान कहलाते हैं जब उनकी जो ऑर्डर होगी वो एक समान होगी और साथ ही जो दो हमारे आव्यूह हैं उन सभी के प्रत्येक अवयव समान होंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमने दिखाया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है अर्थात कोटियां हैं वो समान है तथा इन दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एक बराबर हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये समान मैट्रिक्स हैं, अर्थात इन दोनों मैट्रिसेस में समानता है। तो दोस्तों इस पर आधारित आपको बहुत से प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। और इसी के साथ आव्यूह का पहला भाग हमारा समाप्त होता है। तो आप इन सभी पर आधारित जो टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर किया है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कीजिएगा।
हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपके इस अध्याय मानव जनन से आपसे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो ये प्रश्न दोस्तों एकदम सीधा साधा सा है कि इसमें आपसे वृषण और अंडाशय के दो प्रमुख कार्यों को पूछा है, तो आपको वही इसके उत्तर में लिख देने हैं। तो आइए इसका उत्तर अब हम जान लेते हैं। वृषण नर के प्राथमिक लैंगिक जननांग है। इसके प्रमुख कार्य हैं लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, शुक्र जनन नली में शुक्राणुओं का उत्पादन। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक जननांग है। इसके प्रमुख कार्य है अंडाशय हार्मोन का उत्पादन, अंडाणु का उत्पादन। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन के नाम बताएं। अब दोस्तों शुक्र जनन प्रक्रिया को जो भी हार्मोन नियंत्रित करते हैं, आपको उन हार्मोन के बारे में यहाँ पे बताना है। तो आइए अब इसका उत्तर हम जान लेते हैं। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यानी कि यौवनारंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्रवण में काफी वृद्धि हो जाती है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्र पीयूष ग्रंथि यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH का स्रवण होता है। LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों के संश्लेषण और स्रवण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्रवण को उद्दीपित करता है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के कार्य बताएं। पहला है पित्तपिंड, गर्भाशय अंतःस्तर, अग्रपिंडक, शुक्राणु पुच्छ और झालर। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपको शब्द दिए हुए हैं और आपको इसके कार्य लिखने हैं। तो सीधा सा प्रश्न है आपको और आपको इसका आंसर भी एक एक करके इन शब्दों का लिखना है। पहला शब्द है पित्तपिंड। पित्तपिंड प्रोजेस्टेरॉन की बड़ी मात्रा को स्रावित करता है, जो गर्भाशय अंतःस्तर के रखरखाव के लिए आवश्यक है। दूसरा शब्द है गर्भाशय अंतःस्तर। यह गर्भाशय की भीतरी परत है, जो कि मनुष्यों और कुछ अन्य स्तनधारियों में मासिक धर्म के दौरान नष्ट हो जाती है। यह निषेचित अंडाणु और अन्य गर्भावस्था गतिविधियों के अंतरोपण के लिए भी आवश्यक है। अगला शब्द है अग्रपिंडक। अग्रपिंडक एंजाइम से भरा होता है, जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। शुक्राणु पुच्छ, यह शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। और आखिरी है झालर। यह अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु को पकड़ने में मदद करता है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या हैं। दोस्तों ये प्रश्न में सीधा सीधा है, तो आइए इसका उत्तर हम जान लेते हैं। पुरुष सहायक नलिकाओं के प्रमुख कार्य हैं शुक्राणु परिवहन में सहायता, शुक्राणुओं का अस्थायी भंडारण, पुरुष सहायक ग्रंथियों का स्राव सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। ये स्राव फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रेट, कैल्शियम, कुछ अन्य एंजाइम और प्रोस्टाग्लैंडिन्स में समृद्ध है। ये स्राव तैरने के लिए शुक्राणुओं को पोषण और सक्रिय करते हैं। पांचवा प्रश्न है पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाएं। तो इसमें आपको पुरुष जनन तंत्र का चित्र बना देना है, जो कि ऐसा आपको कुछ बनाना है और उसको आपको नामांकित कर देना है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाएंगे जहां पर आपको कोई चित्र दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपसे पूछेंगे।
जैसे कि इसमें पूछा गया है कि इस अवस्था को पहचानें, और दूसरे में पूछा है कि ए और बी संरचना का नाम बताएं। तो आपको इसको कुछ इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखिएगा, पहले आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिख देना है कि ये जो संरचना थी वो कोरक पुट्टी थी, और फिर बाद में आपको ए और बी संरचना के बारे में लिखना है कि ए अंतर कोशिका समूह है और बी कोश कोरक है। बस इतना आपको लिख देना है। 7वां प्रश्न है, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? तो इसमें आपको आर्तव चक्र के बारे में पूछा गया है और इसमें जो हार्मोन इसको नियंत्रित करते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको वही इसके उत्तर में लिख देना है। आइए इसका उत्तर अब हम जान लेते हैं। मादा प्राइमेटो यानी बंदर, कपी एवं मनुष्य आदि में होने वाला जनन चक्र को आर्तव चक्र या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव या रजोधर्म की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र कहा जाता है। आर्तव चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा लिखें। तो इसमें आपसे इन दोनों शब्दों की परिभाषा पूछी गई है, तो आपको वही इसके उत्तर में सीधे तरीके से लिख देनी है। पहले हम शुक्राणु जनन की लिखेंगे। शुक्राणु जनन शुक्राणु के परिपक्व शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया है। वीर्य सेचन प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाएं। अब ऐसे प्रश्नों में आपको शुक्राणु का चित्र बना देना है और उसको आपको नामांकित कर देना है। अगला प्रश्न है, प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? तो उसने आपसे प्रसव के बारे में पूछा और उसको कौन सा हार्मोन शुरू करता है उसके बारे में पूछा, तो आपको वही यहाँ पर लिख देने हैं। तो आइए इसका उत्तर हम जान लेते हैं। मानव गर्भावस्था की औसत अवधि लगभग 9 महीने है। गर्भावस्था के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण से शिशु का प्रसव होता है। शिशु के वितरण की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन से प्रेरित है, जो गर्भाशय की मांसपेशी पर कार्य करता है और मजबूत संकुचन का कारण बनता है। यहाँ पर दोस्तों आपके अध्याय मानव जनन का प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो खत्म होता है। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।